हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर। ये है साइंस का जो कि सीबीएसई के द्वारा लिया गया है टर्म 1 में क्लास 10 के लिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है क्या कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन इसमें से क्या है ना 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करने हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, तो टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में हमारे पास 24 क्वेश्चंस है, लेकिन हमको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं? 20 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक यानी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेता है, जो कि यहाँ पे सेक्शन ए है, तो यहाँ पे होगा क्या, पहला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 से 20 ये हमारा काउंट होगा यानी चेक किया जाएगा, और लास्ट का जो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो जाता है 21 से लेकर 24 तक, ये हमारा अनचेक होगा यानी इसको चेक नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेम हमारे पास सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में भी हमारे साथ यहाँ पे सेम केस है। सेक्शन बी में भी हमारे पास 24 क्वेश्चन है और यहाँ पे 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से 48 तक के जो क्वेश्चन है ये हमारा सेक्शन बी के क्वेश्चन है। यहाँ भी हमको क्या करना है, केवल और केवल 20 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने हैं अपने इच्छा से। सेक्शन सी में देखिए ये हमारा यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये क्लियर कह दिया है लास्ट में। आप देखिए ये लाइन जो है क्या कहा गया है, अटेम्प्ट एनी 10 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 49 टू 60 यानी 49 टू 60 के बीच में हमको क्या करना है, केवल 10 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने हैं, है ना। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। ओके, चाहे हम जो भी, अगर हम गलत भी करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो हमारा कैंसिल नहीं होने वाला, ये हम ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है। ओके, 24 क्वेश्चन है, हमको 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, स्टूडेंट वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर कलेक्टेड द प्रोडक्ट इन ए वेट वॉच ग्लास। स्टूडेंट क्या कर रहा है ना, बर्न कर रहा है किसको, मैग्नीशियम रिबन को, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको वेट वॉच ग्लास में वो क्या किया, कलेक्ट कर लिया है। वेट वॉच ग्लास में कहने का मतलब जिसमें पानी का अंश है, थोड़ा थोड़ा पानी है उसमें। द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वॉच, तो फिर जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान दें कि ये जो मैग्नीशियम का जो रिबन है इसको जब ऑक्सीजन में बर्न किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये हम लोग जानते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा वॉच ग्लास है ना, ये वॉच ग्लास क्या है ना, वेट है ना, वेट है यानी कि पानी उसमें है थोड़ा थोड़ा। तब अभी ये जो प्रोडक्ट है यही ना हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम अगर वहाँ पे रख देंगे तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन कर लेगा। तो अभी ये जो हमारा मैग्नीशियम का ऑक्साइड है ये हमारा वाटर के साथ अगर कंबाइन कर लेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, है ना, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारा जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये हमारा कहाँ पे ऑप्शन है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे क्या कर लेंगे ना, टिक आउट कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। तो इसको हम यहाँ पे हटा दें, इसकी अब आवश्यकता नहीं रह गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको हम ध्यान से यहाँ पे देख लें। ओके, ध्यान से हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे कहता है क्या है, द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय दिस इक्वेशन आर। यहाँ पे जो इक्वेशन है ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखता है, पहला पॉइंट लिखता है NaOH रिएक्ट्स विथ H2SO4 टू प्रोड्यूस Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन रहा है और वाटर भी बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला जो हमारा सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये जो इक्वेशन है ये हमको पहला सेंटेंस की जानकारी यहाँ पे दे रहा है। दूसरा कहता है फॉर एवरी 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4, H2SO4 का एक मोलिक्यूल जो है 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड।
तो यहाँ पे एक मोलिक्यूल के लिए कितने NaOH के मोलिक्यूल चाहिए, 2 मोलिक्यूल चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या है ना, 2 जो कोफिशिएंट है वो 2 मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट जो हमारा है करेक्ट है, आने के सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है ये स्टेटमेंट भी हमको मिल रहा है इस इक्वेशन से। अब अगला जो यहाँ पे है, अगला है एसिड एंड बेसिस आर नॉन आयोनिक इन नेचर। नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमेशा करेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख लिए कि हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर 1 और यहाँ पे जो 2 है ये दोनों करेक्ट है। आप देखिए A B C करके हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि उस फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका A नंबर पे है, तो आप A नंबर को क्या कीजिए, यहाँ पे टिक आउट कर लीजिए, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ओके, चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट बैचिंग इन द फॉलोइंग टेबल इन कनेक्शन विद द गिवन केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन दे दिया है, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। हम लोग देख लिए ये जो कॉपर सल्फेट है इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है यहाँ पे, तो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है आयरन के साथ। तो आपको पता है आयरन जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर हमारा कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख चुके हैं। तो अभी ना आयरन जो है ना वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को। यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट बन रहा है और कॉपर हमारा अलग हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है ना, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। तो अभी आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 A B C D करके। ओके, A B C D करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो ये तो हमारा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो चलिए जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। तो ये हमारा जो है ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, है ना। ये जो हमारा है B और C ये हमारा ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है, अब देख सकते हैं। ओके, अब रह गया डिस्प्लेसमेंट वाला। तो डिस्प्लेसमेंट वाला हमारा A है और B है, A और D है। तो A और D में आप चेक कीजिए कि क्या आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अभी आप दूसरा यहाँ पे ले लीजिए। दूसरा जो यहाँ पे कंडीशन है वो क्या है, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल कलर, है ना, इनिशियल कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इनिशियल कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमारा क्या है ना, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू, हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेल ग्रीन, ये तो गलत लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्लू लिखा हुआ है, यानी कि ये करेक्ट है। तो इससे ये पता चल गया कि जो A नंबर का ऑप्शन है ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा D नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब हम किसके साथ जाएंगे, यहाँ पे D नंबर के साथ जाएंगे। ओके, समझ गए किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ये जो प्रोसेसेस हैं इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें। कहता है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। ओके, ये हमारा पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, जो ड्राई आइस है वो क्या है ना, सबलाइम हो रहा है। और तीसरा प्रोसेस है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर कंडेंस कर रहा है। और चौथा ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अब यहाँ पे कहता है दी इंडोथर्मिक प्रोसेसेस इज आर, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक कहने का मतलब हो रहा है कि कंटेनर का यहाँ पे जो हीट है वो कम हो रहा है, यानी हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है किसके द्वारा, तो वहाँ पे जो रिएक्शन सिस्टम है उसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है बाहर से, यानी कि आपको वहाँ पे कूलिंग फील होगा, ठीक है, ठंडा हो जाएगा। जो कंटेनर है वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। तो पहला है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम डाइल्यूट कर रहे हैं वाटर के हेल्प से, यानी वाटर में धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जा रहा है। आपको पता है कि एसिड को वाटर में डाला जाता है धीरे धीरे, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो यहाँ पे होगा क्या ना, यहाँ पे हीट जनरेट होगा, यहाँ पे हीट निकलेगा, तो ये हमारा एक्जोथर्मिक हो जाएगा। तो ये तो हमारा एंडोथर्मिक नहीं है, तो पहले इसको हम क्रॉस कर ले, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एंडोथर्मिक, ये एक्जोथर्मिक है। फिर आगे आता है सब्लिमेशन ऑफ आइस, यस, ये हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस में आएगा। ये क्या है ना, सबलाइम क्यों है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को क्या करेगा ना, एब्जॉर्ब करेगा।
तो ये हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है हीट एनर्जी को बाहर से, इसलिए हमारा हो गया इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल। ओके, ये हमारा इंडोथर्मिक हो गया, इसको हम टिक कर लिए। अब अगला जो है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। तो आप देखिए जो वाटर वेपर कंडेंस हो रहा है तो इसका वाटर वेपर का टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा। जब वो कंडेंस होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर को ये रिलीज करेगा। तो ये भी हमारा एक्जोथर्मिक हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे। अगला जो हमारा है फोर्थ नंबर, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। ये हमारा क्या होगा ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, यानी एटमॉस्फेयर से ये क्या करेगा, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये है, इसको हम टिक कर लेते हैं। अब देख लीजिए हमारे यहाँ पे सेकंड और फोर्थ कहाँ पे है, चार ऑप्शन दिया गया है, ए फर्स्ट, एस बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। तो हमारा करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, डी नंबर। तो डी नंबर को हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, टिक कर लेते हैं। तो देख लीजिए हम किस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा गया देखिए, कहता है अ सॉल्यूशन गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड टू इट। यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड करने से क्या हो रहा है ना, ये हमारा एलोइस ऑरेंज कलर का हमको क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल जा रहा है। द सॉल्यूशन इज ऑफ। तो आपको पता होगा ना, ये जो हमारा एलोइस ऑरेंज कलर का हो रहा होता है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमारा एसिडिटी को दिखाता है, यानी एसिडिक कैरेक्टर को दिखाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें एसिडिक नेचर का कौन सा सब्सटेंस है। तो पहला जो सब्सटेंस है यही आपका तो एसिडिक नेचर का है। ओके, हमारे पास जो अगला सॉल्यूशन है बी नंबर, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा एसिडिक नेचर का नहीं होगा, इसको हम क्रॉस कर लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेसिक नेचर का होगा, इसको हम क्रॉस कर लेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हमारा बेसिक नेचर का होगा, इसको हम क्रॉस कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर करेक्ट होगा। हम यहाँ पे ए नंबर के साथ जाएंगे, ठीक है। जो हमारा एसिडिक नेचर का होगा वही यहाँ पे हमको येलोइश कलर दिखाएगा, यहाँ पे तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में। तो हमने यहाँ पे इसको भी टिक आउट कर ही लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहा गया है, कंसनट्रेटेड, हमारा यहाँ पे क्या है ना, कंसनट्रेटेड H2SO4 इज डायल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो यहाँ पे जो हमारा H2SO4 है वो क्या है ना, कंसनट्रेटेड है, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट कैसे करेंगे, तो डाइल्यूट करने के लिए हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, ना कि वाटर को एसिड में, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। हम लोग किसको ऐड करेंगे, एसिड को वाटर में ऐड करेंगे धीरे धीरे। तो वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पता है एसिड टू वाटर, एसिड को वाटर में डालेंगे, विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम यहाँ पे बी नंबर के साथ जाएंगे और बी नंबर को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टिक आउट कर लेते हैं। तो बस आपको इस तरह से क्या करना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को और आपको टिक करने हैं आंसर। अगला हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, कहा गया है अब्सेंस ऑफ टार्टरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ द केक बिटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस की वजह से। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है उसको हम जरा देख लें। तो ये जो हमारा है कौन सा बेकिंग पाउडर ना, तो अभी यहाँ पे अगर टार्टरिक एसिड नहीं है, ये जो टार्टरिक एसिड है अगर उसमें नहीं है, ठीक है, तो उसके वजह से जो केक है वो बीटर टेस्ट देता है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, तो अभी देखिएगा आपको पता चल जाएगा। ये हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, यही हमारा क्या है ना, बेकिंग आप कह सकते हैं पाउडर है, इसमें हमारा टार्टरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आप इसको हीट करेंगे, जैसे हीट करेंगे तो ये क्या हमारा बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। ओके, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रहा है और यहाँ पे वाटर भी हमारा बना करता है। ओके, ये तो हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं, हम यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा ना, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि हमारा प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की वजह से ये हमारा है ना बीटर टेस्ट हो जाता है किसका, केक का। लेकिन अगर यहाँ पे हम टार्टरिक एसिड थोड़ा सा डाल देते हैं तब क्या होता है ना, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा ये जो है ना बीटर टेस्ट नहीं दे रहा होता।
ठीक है, ये हम समझ गए। तो हम कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है हम उसके साथ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हमारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है द पीएच ऑफ एसिड रेन इज अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा एसिडिक नेचर का है, तो हमें 7 से कम होगा। तो 7 से कम हमारा कितना यहाँ पे 6.4 है और 5.6 है, तो हमारा क्या होगा आंसर 5.6। ये बस हमारा लर्न करने का चीज़ था, हम लोग इसको लर्न कर लेते हैं। ठीक है, कि कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसका एस जो हमारा पीएच वैल्यू है उसको हम लोग लर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर तो हम लोग केवल लर्न करना है, समझने का तो यहाँ कुछ है नहीं। अब 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कहता है, असाल्ट ए क्या है ना, ये कोई सॉल्ट है। ठीक है, ए क्या है, सॉल्ट है, ध्यान रखिएगा। कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इज अ रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस सॉल्ट बी। और ये क्या है ना, एक रिएक्टेंट है सॉल्ट बी को तैयार करने के लिए। यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी, है ना, यहाँ पे पकौड़ाज है। तो आप देख सकते हैं कि जो सॉल्ट बी है इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, किचन में हो रहा है टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे सॉल्ट बी जो है वो क्या है, सॉल्ट बी आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हमारा जो सॉल्ट बी है ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। ठीक है, इससे पकड़ा गया है। अब सॉल्ट बी ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू अनदर सॉल्ट सी। अगर हम सॉल्ट बी को हीट करते हैं तो यहाँ पे एक और सॉल्ट बनता है, सी बनता है, विच इज़ यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। अब ग्लास के मैन्युफैक्चर में किसका यूज होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे सॉल्ट सी जो है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट्स को आप सी यहाँ पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, सी आप मार्क कर लीजिए। ओके, सोडियम कार्बोनेट क्या मार्क करिएगा, सी मार्क कर लीजिएगा। मार्क कर लिए तो आपका बच क्या गया, आपका बच जाता है यहाँ पे NaCl। तो इसका मतलब जो सॉल्ट ए है वो क्या है, आपका NaCl है। तो आप इसको ए मार्क कर लीजिए, सॉल्ट ए, है ना, आप यहाँ पे ए मार्क कर लीजिए इसको। ओके, अब यहाँ पे क्या कहता है आप देखिएगा, कहा गया है आपको यहाँ पे सॉल्ट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो सॉल्ट ए बी सी है वो रिस्पेक्टिवली क्या है, यानी पहले आपको ए वाला टिक करना है, फिर बाद में बी वाला, उसके बाद में सी वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा डी नंबर है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं कि इसको डी नंबर ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट को हम ध्यान से देखेंगे, इसके साथ ही जो क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है इसको हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। क्या कहता है, कहा गया है इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हाट वुड हैपन इफ सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ कुछ अमाउंट जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग ले लेंगे, है ना, टेकन इन प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के जगह हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके जगह हम लोग को क्या लेने के लिए बोला गया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH लेने के लिए बोला गया है। तो ये हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, NaOH लेना है। ओके, और यहाँ पे जिंक के ग्रेन्यूल्स भी हैं, आप देख सकते हैं जिंक के टुकड़े भी हैं। इसको हम चेंज कर लिए। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किससे चेंज कर लिए, NaOH से, और जिंक ग्रेन्यूल्स को रहने दिए। उसके बाद क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हीट करना है। तो अब यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें NaOH को, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम लोग क्या रख दें, NaOH रख दें। ठीक है, और जिंक ग्रेन्यूल्स को रहने दें, तब और हम हीट करें तो यहाँ पे क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए इसको ज़रा देखना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे पहला हमारे पास है, कहता है सेम अमाउंट ऑफ H2, ठीक है, गैस इज इवॉल्व। क्या दोनों ही केस में हमारा सेम अमाउंट ऑफ गैस निकलेगा, यानी अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, ठीक है, उस वक्त भी हमको उतना ही यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और जो हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम उसको लेते हैं तो भी हमारा सेम अमाउंट ऑफ H2 गैस निकलेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अभी ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये नंबर का जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट नहीं है बल्कि इनकरेक्ट है। कहता है H2 गैस इज नॉट इवॉल्व।
क्या H2 गैस नहीं निकलेगा? नहीं, ये भी गलत है, हमारा हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा। कहता है द अमाउंट ऑफ H2 गैस इवॉल्व इज मच लेस। यस, यही वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, चूंकि H2 गैस जो यहाँ निकलेगा उसका मात्रा बहुत कम होगा। आगे कहता है इन प्लेस ऑफ H2 गैस O2 गैस इज इवॉल्व। नहीं, H2 की जगह O2 गैस तो नहीं निकलेगा। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन की बात करें तो चलिए हम लोग रिएक्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया गया है ना, H2SO4 है। तो ये तो आपको पता है कि H2SO4 जो है ना, ये जब हमारा जिंक के साथ रिएक्ट करा करता है तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीधा सा जिंक सल्फेट बनने वाला है और हाइड्रोजन गैस निकलने वाला है। ओके, ये आप देख लिए यहाँ से। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये जो हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी जगह हम क्या ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, NaOH ले लें, और ये हमारा जिंक ग्रेन्यूल्स यहाँ पे रहेगा, तब भी हमारा क्या है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी हमारा निकलेगा। ओके, तो चलिए हम इस रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस कर लें। जब हम बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कॉन्सेप्ट यहीं पे छुपा हुआ है हमारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही रिएक्शन में हमारा H2 जो है ना, H2 हाइड्रोजन गैस उसका एक ही मोलेक्यूल निकल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे H2SO4 का केवल एक ही मोलेक्यूल यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोलेक्यूल्स यूज हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 का एक मोलेक्यूल यहाँ पे एक हाइड्रोजन मोलेक्यूल को दे रहा है, हाइड्रोजन गैस का मोलेक्यूल, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका 2 मोलेक्यूल लग रहा है, तब जाकर के यहाँ पे एक मोलेक्यूल हमारा निकल रहा है किसका, हाइड्रोजन का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन हमारा सेकंड केस है ना, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जितना अमाउंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, जितना वॉल्यूम हम ले रहे हैं यहाँ पे H2SO4 का, उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे लेंगे तो आप देख लीजिए कि उसका हाफ मिलेगा। ठीक है, हाफ हमारा मिल रहा है क्या, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो हमारा जो है ना हाइड्रोजन गैस की मात्रा वो कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम यहाँ पे C नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे, और बाद बाकी जो भी ऑप्शन है वो हमारा क्या है ना, इनकरेक्ट है। तो C नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डायग्राम बहुत अच्छे से। और यहाँ पे जो पहला है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो है ये हमारा यहाँ पे लीवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो तीसरा है ये यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा क्या है ना, पेनक्रियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम जूस इज सीक्रेटेड इन द लोकेशन। ये जो लोकेशन यहाँ पे बताया गया है, इस लोकेशन में कौन सा जूस यहाँ पे सीक्रेट होता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो पहला जो लोकेशन है वो माउथ है। तो माउथ में हमारा कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, हम लोग सब जानते हैं यहाँ पे जो सीक्रेट होता है उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम एमाइलेज देखते हैं कि पहला ऑप्शन में कहाँ कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन में यहाँ पे A नंबर पे भी है, और B नंबर पे भी है, और A और B पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि C और जो D है ये तो गलत हो गया, इसको तो आप सोचिए नहीं इसके बारे में, इसको आप हटा दीजिए। ओके, यानी 2 ऑप्शन हमारा कट गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो है सेकंड नंबर। तो ये जो सेकंड नंबर है ये क्या है, हमारा लीवर दिख रहा है। तो यहाँ पे बाइल जूस सीक्रेट होता है, हमको पता है, तो हम यहाँ पे बाइल लिख दिए। अब आइए B नंबर पे हम देखते हैं बाइल कहाँ पे है। तो B नंबर पे बाइल यहाँ पर है, तो इसका मतलब B यहाँ पे A भी मैच कर गया, B भी मैच कर गया। B में यहाँ पे पेप्सिन दे रखा है, तो इसका मतलब A नंबर का ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पे पेप्सिन ना होकर के हमका बाइल होगा। तो ये हमारा कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकल गया कि B नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, हम इसके साथ यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे बहुत ही आसान है, और ये हमारा किससे लिया गया है, तो रेस्पिरेशन से लिया गया है। ओके, और यहाँ पे क्या कहता है, द सीक्वेंस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल सेल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज इज। तो हैवी एक्सरसाइज में जो हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पे लिया गया है। तो बड़े आसानी से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, आइए हम देख लें। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ये आप डायग्राम देखेंगे हमारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया आप ध्यान से देखिए। कहता है ये जो ग्लूकोज है ना, ये हमारा
साइटोप्लाज्म में, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये ब्रेक हो रहा है और क्या बन रहा है, तो पायरूवेट। अब यहाँ पे देखिए पायरूवेट जो है ना, ये हमारा किस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो कुछ इसी तरह से आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे फोकस कीजिएगा कि प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है, आप देख सकते हैं अनएरोबिक बोला गया है। क्या बोला गया है, अनएरोबिक। अनएरोबिक का मतलब हो गया कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एब्सेंस है यहाँ पर। तो आइए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोडक्ट पे। तो आप देखिए ये हमारा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये कहाँ पे हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे ईस्ट की तो बात नहीं की गई, हमारे बॉडी की बात की गई है। तो यहाँ पे इन आवर मसल सेल्स क्या प्रोडक्ट बन रहा है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी बन रहा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा जो है प्रोडक्ट कहाँ पे आ रहा है। तो ये लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ये हमारा ए नंबर पे है। ओके, तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अनएरोबिक जो हमारा रेस्पिरेशन है, इसमें हमारा प्रोडक्ट कहाँ क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन जाएगा। तो आइए हम इसके साथ यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, टिक आउट कर लेंगे ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, और यहाँ पे क्या कहता है, तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट से लिया गया है। कहता है द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक दूसरे से अलग रहता है। ओके, तो यहाँ पे आप ए नंबर ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ये हमारा करेक्ट होगा। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कहा गया है इन स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू ऑफ प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड टू बर्ड्स। अभी ना जो हमारा टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो हमारा स्टोर होता है शुगर कहाँ पे, रूट में या तो फिर स्टेप में, वो किस लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पे कहता है द एनर्जी नीड्स ऑफ द बर्ड्स टू ग्रो, टेम्परेचर रेगुलेशन, बैलेंसिंग ऑफ द स्टोर्ड इन डिफरेंट ऑर्गन्स, आर डिफ्यूजन प्रोसेस। नहीं, यहाँ पे हमारा जो एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए नंबर, ठीक है। तो आप ए नंबर को यहाँ पे क्या करेंगे, टिक आउट कर लेंगे, और जो ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15, और ये कहा गया है यहाँ पे द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ यूज टू सिंथेसाइज राइबोसोम। नहीं, ये हमारा गलत होगा। आरबीसी ये भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, हमारा करेक्ट जो होगा वो होगा एटीपी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एटीपी को टिक आउट कर लेते हैं, ये सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज इज ड्यू टू। जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का वो किसके हेल्प से हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वहाँ से क्या होता है ना, ये जो हमारा है वाटर, जो एक्सेस वाटर है वो एक्सेस वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में जाता है, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपिरेशन। और इसके वजह से क्या होता है, अपवर्ड पुल होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है किसका, वाटर का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, आपको यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन के साथ जाना है, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ़ अ लेंस एंड अ स्फेरिकल मिरर बोथ हैव ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर माइनस में लिया गया, आप देख लीजिए, ठीक है, देन इट मे बी कंक्लूडेड दैट। यहाँ पे फोकल लेंथ जो माइनस होता है वो हमारा किसका होता है, तो कॉनकेव का, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों का ही फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव हुआ करता है। तो यहाँ पे है बोथ आर कॉनकेव, यस दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18, कहता है अन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, ठीक है, इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है। अब ध्यान रखिए, इमेज कैसा बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो इरेक्ट इमेज हमारा किस में बनता है, इरेक्ट इमेज तो हमारा यहाँ पे कॉनकेव मिरर में बनेगा।
कॉन्वेक्स मिरर में भी बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे लेंस भी बनता है और प्लेन मिरर भी बनता है। तो जितने यहाँ पे हैं सभी में हमारा इरेक्ट इमेज बनता है, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बोला गया है, इफ़ द साइज ऑफ द इमेज इज हाफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए इमेज का जो साइज है ना वो ऑब्जेक्ट के साइज से हाफ है, यानी छोटा है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो कॉनकेव मिरर होता है इसमें जो इरेक्ट इमेज बनता है ना लार्ज होता है, ये क्या होता है, लार्ज होता है। तो यहाँ पे हाफ बात किया गया तो ये तो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। प्लेन मिरर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल साइज बनता है ना। और लेंस की बात करें तो लेंस भी हमारा बड़ा बनता है, जब इरेक्ट इमेज होता है तो बड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी नंबर। तो बी नंबर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, टिक आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है स्टूडेंट डिटरमाइंस द फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस ए बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। देखिए कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखा हुआ है और ये उसके पास एक डिवाइस है, ठीक है। उस डिवाइस के हेल्प से क्या निकालना चाहता है, उसका फोकल लेंथ निकालना चाहता है उस डिवाइस का। तो निश्चित तौर पे वो डिवाइस हमारा कुछ भी हो सकता है, मिरर हो सकता है, लेंस भी हो सकता है। ओके, ये ध्यान में आ गया हमारे पास। चूँकि यहाँ पे स्क्रीन की बात की गई है तो स्क्रीन पे जो भी हमारा इमेज आएगा वो हमारा क्या होगा, रियल इमेज आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो रियल इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है किसमें, कॉनकेव मिरर में हमारा रियल इमेज बनता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में हमारा रियल इमेज नहीं बनता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमारा रियल इमेज बनता नहीं है। और यहाँ पे हमारा है कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में तो हमारा नहीं बनता, इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। कॉनकेव लेंस में कभी रियल इमेज नहीं बनता। अब हमारे पास बात आ गया कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जो रियल इमेज बनता है वो सामने बनता है, फ्रंट में तो हमारा पीछे बनता नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस में जो रियल इमेज बनता है वो पीछे की ओर बनता है। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड जो नाम लिया गया है, ऑपोजिट साइड, ठीक है। ऑपोजिट साइड ये किसके लिए हमारा वैलिड होगा, तो कॉनकेव लेंस के लिए वैलिड होगा। तो हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस को क्या कर ले, टिक कर ले। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है इसके। तो आइए हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये तो हमारा लिया गया है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब से, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का। एक पिक्चर हमारे पास है, इसको हम देख लें यहाँ पे। ये देखिए हमने यहाँ पे पिक्चर ले आया है। तो आप देखिए हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा इमरजेंट रे है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इमरजेंट रे, हमारा इंसिडेंट रे है। अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है ना, एयर है और ये हमारा क्या है, ग्लास है, ओके। और ये हमारा क्या है, एयर है। तो यहाँ पे ये हमारा N1 हो गया, ये हमारा N2 हो गया, ये हमारा N3 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे N1 है और ये जो N3 है ये हमारा इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे N2 जो है ना बड़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे N1 और N3 इक्वल हो गया और N2 जो है बड़ा हो गया। तो ये कंडीशन हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंडीशन हमारा बन रहा है 4th नंबर पे, ठीक है। 4th नंबर जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे बन रहा है। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं। क्योंकि N1 और N3 तो हमारा इक्वल हो गया और N2 जो हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। और ये कंडीशन तो कहीं भी नहीं है, इसलिए ये सारे ऑप्शंस हमारे क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और ये 22 और इसके बाद 23 और ये 24। इसके बाद हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम पहले यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या कहता है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फाउंड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। देखिए स्क्रीन पे प्राप्त किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो इमेज है ये क्या है, हमारा रियल है, ठीक है। अब रियल इमेज हमारा किस में नहीं बनता है, तो ये जो हमारा कॉनकेव है ना,
कॉनकेव लेंस में हमारा रियल इमेज नहीं बनता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में रियल इमेज जब नहीं बनता है तो ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या होता है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को आप क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दे रखा है कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये तो हमारा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, हमारा जो रियल इमेज बनता है वो तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस में बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस, यानी लेंस के पीछे। तो लेंस के पीछे हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में बनता है, हमको पता है रियल इमेज वहीं बनता है। अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन, इफ द इमेज इज 3 टाइम्स, इमेज क्या है 3 टाइम्स है किसका, साइज ऑफ द फ्लेम, देन द लेंस इज, तो 3 टाइम्स है, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन 3 हो गया। तो यहाँ पे दोनों ही केस में मैग्नीफिकेशन 3 दिया हुआ है, लेकिन एक में प्लस दिया हुआ है, एक में माइनस दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हम कैसे जानेंगे। तो मैग्नीफिकेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास पता है ना, m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है H'/H, ठीक है। तो यहाँ पे H' जो है वो 3 टाइम्स है, और ये हमारा चूँकि रियल है तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा तो माइनस में हम लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 3H लेंगे माइनस में, और यहाँ पे हमारा H हम क्यों लिए हैं, 3H क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जो हमारा है इमेज हाइट ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स है। अब यहाँ पे हमारा H तो है पहले से ही, अभी हमारा क्या हुआ, H और H कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, -3 हो गया मैग्नीफिकेशन। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बी नंबर होगा। तो हम क्या करते हैं, बी नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, डी नंबर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव हमारा हो रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे कहता है दी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज +1D। यहाँ पे पावर ऑफ लेंस हमको दे दिया है, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, आगे कहता है इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंसेज, है ना, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंसेज ऑफ द कॉम्बिनेशन इज +20 सेंटीमीटर, दी फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस वुड बी। तो दूसरा जो होगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे पावर ऑफ लेंस लिया गया है क्वेश्चन, कहता है दी पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज +1D, ठीक है। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंसेज ऑफ द कॉम्बिनेशन इज +20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस वुड बी, क्या होगा। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं, ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, P1 + P2 हो जाएगा। जितने भी लेंस होते हैं उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ करता है, तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 लेंसेज हैं, हम यहाँ पे पहले टोटल, है ना, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 + P2 हो जाएगा, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। तो P यहाँ पे जो हमारा है वो हमको दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, कितना दिया हुआ है, +1D। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं ना, +1D लिख लेते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग सिंपली यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, ओके। यहाँ पे P1 जो है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/F1 इन मीटर होगा। और यहाँ पे भी हमारा F2 जो होगा वो भी किस में होगा, मीटर में होगा, यहाँ पे हमारा मीटर में हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्या हो जाता है, यहाँ पे एक जो है उसका फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है कितना, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में अगर लेंगे तो क्या होगा, 0.2 मीटर हो जाएगा, ओके। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा अभी F1 पता नहीं है, और ये हमारा कितना है, 0.2 है, ठीक है। तो 0.2 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारा हो जाएगा 1/F1, और यहाँ पे हमारा प्लस में कितना हो गया, इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा +5। तो अभी हमारा जो आंसर आ रहा है ये हमारा क्या आ रहा है, 1 इक्वल टू हमारा आ रहा है 1/F1 + 5। चलिए इसको हम ऊपर रफ करते हैं और यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/F1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 - 5। तो 1 - 5 तो यहाँ पे क्या आ गया, -4 आ गया। तो -4 आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 हो जाएगा माइनस में। तो 1/4 अगर हम इसको लेते हैं तो कितना आता है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है। चलिए अभी हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 0.25, ठीक है। और ये हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा। अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -25
सेंटीमीटर। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यहाँ पे सी नंबर जो है इज द करेक्ट आंसर। तो आप सी नंबर को यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। ओके, समझ गए हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व किए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा 23 और ये भी हम यहाँ पे देख रहे हैं फिजिक्स से हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 कहता है व्हेन ये लाइट पासेज थ्रू अ ग्लास प्रिज्म से पास हो रहा है, इट सफर्स टू रिफ्रैक्शन, ये 2 बार रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिफ्रैक्शन ऑफ द बैंड्स, तो ये किस तरह से बैंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं और यहाँ पे हमने पिक्चर भी ले लिया है। ओके, तो पहले हम ऑप्शन को यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। तो आइए हम इसको यहाँ पे किनारे रख लें। अब यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास है इसमें कहता है जो 2 बार यहाँ पे बेंड हो रहा है, ठीक है। ग्लास प्रिज्म इट सफर्स टू रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। ड्यूरिंग दिस रिफ्रैक्शन द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द बेस इन बोथ द केस, दोनों ही केस में अवे फ्रॉम बेस होगा। टुवार्ड्स द बेस इन बोथ द केस, ये देखो, ये देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, ये बी नंबर, ठीक है, बी नंबर होगा। यानी दोनों ही केस में किधर आ रहा है, तो टुवार्ड्स बेस की ओर। आइए हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास ये है, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है ना, इंसिडेंट रे है, और ये हमारा क्या है ना, बेस है प्रिज्म का बेस हमारा ये है। तो अभी इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन ये इधर मुड़ गया, इस डायरेक्शन में मुड़ गया, तो टुवार्ड्स बेस मुड़ गया, इधर मुड़ गया टुवार्ड्स बेस, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन अभी इधर है, लेकिन इधर ना जा करके ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी क्या मुड़ रहा है, यहाँ पर भी हमारा टुवार्ड्स बेस मुड़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो बेस की ओर मुड़ रहा है दोनों ही केस में, है ना। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस की ओर मुड़ रहा है। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि ऑप्शन जो है हमारा ये बी नंबर ये हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। कहता है टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई ऑन द मून अपीयर्स डार्क बिकॉज, तो यहाँ पे जो स्काई है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट द स्काई ऑन द मून, है ना, अपीयर्स डार्क, डार्क क्यों दिखता है। तो डार्क दिखने का रीज़न होता है एटमॉस्फेयर का नहीं होना। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, देयर इज़ नो लाइट ऑन द मून, ये नहीं होगा। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, चूँकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, मून इज़ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये नहीं होगा। द सरफेस ऑफ द मून एब्जॉर्ब्स ऑल द सनलाइट, ये भी हमारा नहीं होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस को। ओके, और उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा।